देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बार बार दंगे का सवाल, क्या इस सवाल के इर्द गिर्द ही राजनीति चमकती है या फिर सनसनी बन जाती है? इसीलिए बार बार ये उठाया जाता है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिस पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा? क्या दंगों का भूत मोदी का पीछा नहीं छोड़ता है? ये पहला सवाल है, क्योंकि रह रहकर सुई वहीं पर अटकती है। दूसरा सवाल, क्या किताब के बहाने दंगों पर सियासत तेज? जी हां, पूर्व रॉ चीफ लिख रहे हैं किताब के बहाने क्या एक बार फिर से सियासत तेज? क्योंकि 2002 के लिए वाजपेयी का दर्द बयां करके क्या पूर्व रॉ चीफ ने कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा फिर से दे दिया है? सवाल नंबर 3, गुजरात में क्या वाजपेयी जी मानते थे कि गलती हुई थी? क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बार बार इसका जिक्र किया है। सवाल नंबर 4, रॉ के पूर्व चीफ के खुलासे से सरकार की छवि क्या बिगड़ेगी? क्योंकि उस वक्त की सरकार, चाहे वो कांदाहार हो या फिर आगरा समिट, कई सारे दाव पेच खोल रहे हैं पूर्व रॉ चीफ। बहुत कुछ बता रहे हैं सरकार के कामकाज करने के तरीके पर। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त बीजेपी गठबंधन है, उस पर भी उनका सियासी बयान है। सवाल नंबर 5, क्या दंगों पर खुलासे के बाद बयान देंगे मोदी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रही है वार, और बार बार यही कहती है कि हर हाल में इस पर माफी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से पहले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जबरदस्त दबाव के बाद देखा गया है कि कैसे उन्होंने 84 के दंगों पर माफी मांगी। कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि जब सब कुछ सामने आ गया है तो क्यों ना इस पर माफी मांगी जाए। हम आपको अपनी ये रिपोर्ट बहुत ही जल्द दिखाएंगे, जिसमें बाकायदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त बतौर प्रधानमंत्री क्या कहा था नरेंद्र मोदी से राजधर्म निभाने के बारे में। हम आपको सुनाएंगे बीजेपी के ही कुछ नेता कैसे 2004 में हार के बाद खुद ही कह रहे थे कि 2002 ही इसके लिए जिम्मेदार है। खुलकर ये स्मृति ईरानी ने भी उस वक्त कहा था, खुलकर ये शाहनवाज हुसैन ने भी उस वक्त कहा था कि 2002 ही 2004 की हार की वजह है। लेकिन उससे पहले कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। संजय झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया, जो कि प्रवक्ता है पीडीपी के, वो भी जुड़ गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में AK वर्मा साहब, जो कि पूर्व रॉ चीफ है, वो भी जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए, बार बार दंगे का सवाल, लेकिन यह सवाल पीछा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यह कहना है कांग्रेस पार्टी का कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण है कि एक ऐसा विषय जो कि 10-12 वर्षों तक लगातार चलने के बाद, सारी जांच एजेंसियों के द्वारा, उसके बाद सारी न्याय व्यवस्था के द्वारा, और अगर उसके बाद हम राजनीतिक पक्ष को दे लें तो उसके द्वारा भी जो उत्तर प्राप्त हुए, उससे सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ जो हमारे विरोधियों ने किया। क्या क्या किस किस प्रकार से जांच नहीं करवाई गई, 2-2, 3-3 बार अलग अलग मल्टीपल एजेंसी से न्यायालय में भी कोई बात सिद्ध नहीं हुई। राजनीतिक दृष्टि से गुजरात की जनता से लेकर देश की जनता तक का निर्णय उत्तरोत्तर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आता चला। तो मैं नहीं समझता कि लीगल, पॉलिटिकल या मॉरल किसी इशू के ऊपर अब इसमें कोई फर्दर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस ये मॉरल क्यों नहीं सुधांशु त्रिवेदी जी? मॉरल क्यों नहीं? आप किस इशू पे बनाएंगे? अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला, न्यायालय में कुछ नहीं निकला, और यदि जनता का निर्णय माने तो वो भी देखता है। जब जांच में कुछ नहीं है, न्यायालय में कुछ नहीं है, जनता का निर्णय स्पष्ट है, तो किस आधार पर आप करना चाह रहे हैं? मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, स्पष्ट करने। ठीक है, ये संजय झा जी से पूछेंगे भी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि चाहे शास्त्री जी हो, एक वक्त रेल हादसे के बाद, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी हवाला मामले में कुछ प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन नैतिकता एक वो मिसाल है जिसके आधार पर इस्तीफे को कई लोग मानते हैं कि कई वक्त पर जरूरी हो जाता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं, इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे पूर्व रॉ चीफ के बयान से हड़कंप मच गया है सियासी गलियारों में। देखिए, मुझे बताइए दांडी के भाइयों बहनों, क्या मुझे इस पाप के भागीदार बनना चाहिए? करीब 13 साल तक गुजरात की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिल्ली से देश की बागडोर संभाल रहे हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में चस्पा हुआ गुजरात दंगे का दाग एक बार फिर जिंदा हो गया है। वजह है भारत के पूर्व रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुलत का वो बयान, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि 2002 के गुजरात नरसंहार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी काफी दुखी थे।
दुलत के मुताबिक वाजपेयी ने माना था कि 2002 का नरसंहार एक बड़ी गलती थी। So I said, sir, ये क्या हो गया? So he laughed heartily and he said, इनको भी नहीं मालूम क्या हो गया, meaning the Congress, even the Congress is surprised. But come to the Gujarat episode. Yeah, then we were talking and then he said, he was sort of thinking back and he said that गुजरात में शायद हमारे से गलती हो गई। Repeat that. गुजरात में? गुजरात में शायद हमारे से गलती हो गई। Atal Bihari Vajpayee readily accepted Yes. Gujarat was a mistake. Yes, he thought it was a mistake. He didn't say more on this. He left it at that. But you could see sadness in his eyes somewhere. हालांकि बीजेपी बार बार दम भरकर ये कहती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री को गुजरात दंगे पर क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन हम आपको बीजेपी सरकार के उस मंत्री और एक वरिष्ठ नेता का बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने 2004 लोकसभा में हार के बाद दिया था। 2002 के बाद समय 13 साल का फासला तय कर चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सत्तासीन हैं, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भी माना था कि गुजरात दंगे का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगर मैं 2002 के चुनाव हार गया होता ना तो कोई ये सवाल पूछता नहीं। 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है, ये उनकी जिद है। पूर्व रॉ चीफ ने साफ साफ कहा कि गुजरात दंगे के बाद वाजपेयी की आंखों में दर्द था, अफसोस था। शायद तभी वाजपेयी ने गुजरात जाकर मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। पूर्व रॉ चीफ के खुलासे की फहरिस्त बड़ी है। 1999 के कंधार विमान अपहरण कांड पर भी दुलत ने कहा कि उससे निपटने में तत्कालीन वाजपेयी सरकार नाकाम रही थी। Well, let me say we goofed, but nobody. You mean the word goofed? You mean goofed? I mean goofed. Yes. What was uppermost in everybody's mind? Nobody wanted to take a call. What was uppermost in everybody's mind was the security of those passengers, and so instead of giving out clear, direct instructions to the Punjab police, which was in charge on the ground there, and to say that nobody was willing to say that this plane should never be allowed to leave Amritsar. That nobody said. हालांकि कंधार मामले से पीएम मोदी का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन गुजरात दंगे का दंश बार बार गाहे बिगाहे उन्हें लगी पुरानी चोट का दर्द जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, नैतिकता वो बिसार जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि क्या उस पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है माफी मांगिए, आपका एक छोटा सा जवाब इस पर। देखिए, नैतिकता तथ्यों के आधार पर होती है और परिस्थिति सापेक्ष भी होती है। जिस जमाने की बात आप कर रही हैं, उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के ही आपने नेताओं का उदाहरण दिया कि उन लोगों को ऐसा लगा और उन्होंने उस समय उस इस्तीफे की पेशकश की। हमारी पार्टी में भी किया गया, मगर जब आपको यह लगे कि तथ्य परख न होकर, राजनीतिक उद्देश्य और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर एक विशेष मनोवृत्ति के साथ आपसे इस्तीफा मांगने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां पर नैतिकता का विषय और मानदंड बदल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, मैंने उस वक्त की स्मृति ईरानी की दो बार की अलग अलग जगहों का बयान भी अपने दर्शकों को दिखा दिया, शाहनवाज हुसैन का भी दिखा दिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी दिखा दिया, ताकि लोग भी जान जाएं ये आवाजें सिर्फ पूर्वाग्रह से अगर थी तो वो आज भी आपकी पार्टी में है और माननीय शिक्षा मंत्री बनी हुई हैं, तो फिर तो पूर्वाग्रह वाले लोगों को आप ही ने संभाल के रखा हुआ है ना। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने जो बोला था, बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बयान भी दिया था, वो भी मीडिया के रिकॉर्ड में है कि जब उन्हें सारे तथ्य पता लग गए, उनकी धारणा बदल गई। चलिए ठीक है, यही बात शाहनवाज हुसैन जी ने कही थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी वाले विषय पर भी कहूंगा। 2004 की पराजय के बाद
मनाली में भी जाकर उन्होंने बोला था, लौट के आने के बाद दिल्ली में भी उन्होंने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। इसलिए जब हम उस मीडिया के संकलनों को दिखाएं तो पूरे परिप्रेक्ष्य में दिखाएं तो अधिक बेटर होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने तो राजधर्म कहा। अरे 84 के दंगों में कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी जो हो रहा है सही है, करो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी उस वक्त, और वो भी अरे जो सदन में प्रधानमंत्री खड़े होकर सर्वोच्च कहा थे था। उनकी बात कर रहा हूं, नहीं, वो तो राजीव ठीक है। गांधी जी के वो तो स्टेटस उस वक्त और बात। अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्टेटस की तुलना आप नहीं कर सकते, भले ही पद पे मनमोहन सिंह जी थे, वो अलग बात है। ठीक है संजय झा जी, आप लोग तो लगता है जैसे ताक बिठाए बैठे रहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात 2002 का जिक्र कर दे, बस वही राग अलापने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफी मांगिए। अंजना जी, कितनी शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वहां भारतवासियों का वहां हत्या और बुरी तरह के कठोर तरीके से बेरहमी से उनकी हत्या की गई, एक सांप्रदायिक वहां पर एक वातावरण में, और वहां पर मुख्यमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी जी माफी मांगने से भी हटते हैं, डरते हैं, भाग रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और देश के लिए क्या हो सकता है। आपको मैं सुधांशु त्रिवेदी को मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले तो अंजना जी बहुत अच्छा हुआ कि आपने यहाँ पर स्मृति ईरानी और बाकी लोगों को दिखाया, लेकिन ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देते हैं और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की ही बेइज्जती हो रही है क्योंकि वो उनकी बात को मानने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी तैयार नहीं है। आपको मैं दो नमूना दूंगा यहाँ पे। माया कोडनानी इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया कि नरोदा पाटिया में लगभग 96 लोगों की जो मृत्यु हुई, वहां भारत के कोर्ट्स ने उनको कन्विक्ट किया है। अब आप यही समझ लीजिए कि माया कोडनानी जेल में है हत्या करने के लिए। किसी को विश्वास है कि माया कोडनानी को एज ए कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको रखा, उनको प्रमोट भी किया, उनकी सुरक्षा भी की। अब आप यही समझ लीजिए कि क्या लीडर है वो, कि क्या उनको मालूम नहीं था कि नरोदा पाटिया में माया कोडनानी का हाथ था, या ये तो मैं समझता हूं कि बच्चा, 1-2 साल के बच्चा भी जानेगा कि उस नेता को जरूर मालूम था कि माया कोडनानी क्या कर रही थी। 84 में कौन कौन से मंत्री लिप्त थे आपको भी समझने में बड़ा वक्त लगा। कांग्रेस पार्टी को भी 84 में कौन कौन मंत्री लिप्त था समझने में बड़ा वक्त लगा था। 1 मिनट, कोर्ट का इंतजार करते रहे। आपको मैं दूसरी चीज बताऊंगा, इनको नरेंद्र मोदी जी को कोई क्लीन चिट नहीं मिला है। आप पढ़िए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मनोज मिट्टा, उनकी किताब में आपके सामने रखा हूं, यदि आपके कैमरामैन सामने ले लें तो ये मनोज मिट्टा का बहुत ही फेमस किताब है, जहां पर उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न पूछे एसआईटी से। और एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पे कि ये तो अंतहीन है, ये तो संजय झा जी अंतहीन है, लोग मरते रहे संजय झा जी, और नरेंद्र मोदी को कुछ मालूम नहीं था। संजय झा जी, नरेंद्र ये तो मोदी को कुछ भी मालूम नहीं था, ये तो अंतहीन है। कुछ इस देश में दंगे में कितने लोग मरे हैं, लेकिन इंसाफ आज तक महरूम है कई लोग इंसाफ से, और वो इसलिए क्योंकि इस देश में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देना ऐसा क्राइम है जिसके लिए आपको फौरन शायद पनिश कर दिया जाए, लेकिन दंगे के मामले हमेशा दबे रह जाते हैं और इंसाफ का इंतजार अंतहीन होता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। इतिहास के पन्ने कई बार जब पलट जाते हैं यूं ही तो कई बार बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और आपसे सब मैं पूछना चाहती हूँ आपका ये अनुभव क्या कहता है। एक पूर्व रॉ चीफ क्या अपनी किताब आगे बेचने के लिए इस तरह की सनसनी उसके इर्द गिर्द हो जाए? जब आप नौकरी में होते हैं तब तो आपको गूफ अप दिखता नहीं, ये नौकरी के बाद सारा ज्ञान कैसे आ जाता है किताब लिखते वक्त? आपका जो वातावरण है वो काफ़ी बदल चुका है। जी सर। पहले जो इंटेलिजेंस चीफ होते थे, हाँ, मैं कुछ नाम बता दूं, काओ, आर.एन. काओ, शंकर नायर, हाँ, गैरी सक्सेना, जी सर, इन लोगों ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी क्योंकि उस समय की कल्चर ही नहीं थी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर कोई ऐसी किताब लिखेगा जिसमें ऐसे वर्णन आ जाएं, हाँ, जो विवादास्पद हो जाएं। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं था, खास करके अमेरिका में। वहाँ बगैर किसी रिजर्वेशन के प्रेसिडेंट से लेके इंटेलिजेंस ऑफिसर तक, छोटे मोटे इंटेलिजेंस ऑफिसर तक पूरा विवरण दे देते हैं। ये बात ज़रूर है कि जब इंटेलिजेंस ऑफिसर की किताबें पब्लिश होती हैं उसके पहले इंटेलिजेंस एजेंसी उसको एग्जामिन करती है, और काफ़ी पोर्शन अगर उसको एडिट भी करना, हाँ,
दैट कर मैं इस पर लौटूंगी आपके साथ, क्योंकि जो सवाल शायद कई लोगों को परेशान कर रहा होगा वो ये कि एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इसके बाद आता है कि क्या उस वक्त कंधार के वक्त जो वो कह रहे हैं या फिर उमैया सईद के बारे में कह रहे हैं कि कम आतंकियों को ही छोड़कर छुड़ाया जा सकता था, एक टैक्टिकल मिस्टेक हो गया देश से, उसमें एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस होता है। मैं एक ब्रेक पर जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जसरोटिया साहब आपके पास एक बार जरूर आना चाहती हूँ, क्योंकि वो ये भी लिख रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी को लेकर वाजपेयी साहब के बहुत रिजर्वेशन से सीधे सीधे वो ये मानते थे कि महबूबा मुफ्ती हिजबुल से जुड़ी हुई है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये जो बहस है ये एकदम बेबुनियाद बहस लगती है। यहाँ पर तो एक ऐसे बयान को आप लोगों ने इतना हाईलाइट करके बता दिया है। बड़ी सिंपल सी बात होगी, ए बी के बारे में बात कर रहे हैं सी के मुद्दे को लेकर, ना तो बी इसमें प्रेजेंट है ना सी प्रेजेंट है। उस समय क्या बात हुई क्या नहीं, ना सी की ऑथेंटिसिटी है ना कहीं पर इसको कहीं हमने पब्लिश किया हुआ है। इस बात को आज जिसको जो चाहे अपनी मनगढ़ंत कहानी अगर कोई आगे लाना चाहता है सिर्फ अपनी किताब को बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है ये काफी हास्यात्मक लगता है मेरे को। और ये दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर किसी इंसान ने काम किया है उसके बाद अगर वो आ जाके ऐसी बात कर रहा है तो शायद वो उस पोस्ट का भी वफादार नहीं है जिसके ऊपर उसने इतनी देर काम किया है। तो मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है कि जैसी भी बातें वो आज इंसान कर रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका शायद कंडेम करना चाहिए इस चीज को, रादर दैन कि हम इस चीज को हाईलाइट करके दिखाएं आगे। पूर्व रॉ चीफ कुछ कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको कंडेम करके और हटा दिया जाए, उस पर चर्चा ना हो। अगर उस देश के इतिहास के पन्नों को पलटकर कुछ ऐसा बता रहा है जिससे सबक सीखने की जरूरत है तो उसको कंडेम करके हटा दिया जाए। चलिए, ये आपका नजरिया हो सकता है, हर एक का नजरिया होना भी चाहिए। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन इस बीच आइए आपको एक बार फिर से जरा सुना देते हैं। दरअसल पूर्व रॉ चीफ ने एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब वो पीएमओ में काम कर रहे थे तब का बखान किया है अपनी किताब में, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि वाजपेयी को दर्द था 2002 का, उनकी आंखों में वो दर्द मुझे दिख रहा था। उन्होंने कहा कि गुजरात में हमसे गलती हो गई। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं, 2004 के हार के बाद तो स्मृति ईरानी और शाहनवाज हुसैन ने भी गुजरात पर उंगली उठाई थी नरेंद्र मोदी पर। सुनिए। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे सवाल को सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत गौर से सुनिएगा। इस देश की जितनी भी अदालतें हैं वो आपको 2002 के मामलों में क्लीन चिट दे सकती हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और उनके दर्द से क्लीन चिट कैसे मिलेगा, वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? जी, मैं इस विषय में भी दो तथ्य सामने रखता हूं। नरेंद्र मोदी जी मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि मेरी गलती थी 2002 में तो माफी नहीं, फांसी दो। माफी की बात मत करो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखित अपील जारी की थी। यह लिखित प्रमाण है कि जिस प्रकार के विषय को बताया जा रहा है उस विषय का सर्वसम्मत समाधान अटल जी के मन में भी हो चुका था। दूसरी बात, 2002 को लेकर कांग्रेस का नजरिया कुछ और है, हमारा नजरिया कुछ और है। एक बार के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, अपना अपना नजरिया रखिए। पर मैं पूछना चाहता हूं बाकी दंगों के बारे में कांग्रेस का क्या नजरिया है? 67 के सूरत के दंगे, 80 के मुरादाबाद के दंगे, 84 के सिखों वाले दंगे, 87 का मेरठ का दंगा, हाशिम मलियानापुरा का दंगा, मुंबई का दंगा, 89 का भागलपुर का दंगा। अरे इनमें तो जांच तक नहीं हुई। अरे वो दंगे जिनकी सबसे ज्यादा जांच हुई, सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ, उसका उत्तर तो चाहिए। और 1987 के हाशिमपुरा मलियाना का अभी विषय सामने आया तो उस समय पी चिदंबरम साहब ने गृह राज्य मंत्री के नाते सदन के पटल पे कहा था जांच कराएंगे, कभी जांच ही नहीं कराई। जहां सीधा आरोप था कि पुलिस ने निकाल कर मारा। वो लोग आज हमसे इस पे प्रश्न करते हैं, जब तमाम अदालतों से क्लीन चिट मिलने के बाद भी हमसे प्रश्न करते हैं, तो यह हास्यास्पद नजर आता है। हाँ, संजय जी जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं सुधांशु जी को मैं जवाब देना चाहूंगा। सुधांशु जी, जितने भी दंगे हुए इस देश में, सरकार तो हमारी थी केंद्र में, लेकिन आप मालूम कीजिए दंगों के पीछे किसका हाथ था?
और हर दंगे के पीछे आप ही के राइट विंग, आप ही के आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल का हाथ था। अंत में जवाबदेही आप पर है, उत्तरदायी आप हैं। संजय जी, इसको आप बहकाने की कोशिश मत कीजिए। और अंजना जी, दूसरी बात, संजय जी, थोड़ी जानकारी का अभाव लग रहा है यहाँ पे। एक मिनट, मोदी जी का वो फेमस लाइन अपने, आप अंजना जी सुनिए एक मिनट। मोदी जी 6 महीने के अंदर गौरव यात्रा उन्होंने किया, और गौरव यात्रा में सबसे भयानक सांप्रदायिक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। हम 5, हमारे 25। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं वो किसके तरफ वो निशाना था, वो मुसलमानों के तरफ वो निशाना था। यही थे शख्स जो आज भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और ये बड़ा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा हुआ है, नीरो फिडल्ड व्हाइल रोम बर्न्ड, यानी जब पूरे भयंकर आग लग रहे थे तो सबसे ऊपर जो नेता बैठे हुए थे वो क्यों आंख बंद किए हुए सोए हुए थे। कितना सूट करता है ना संजय जी, ये बहुत बड़े प्रश्न है, ये बहुत ही बड़े प्रश्न है। संजय जी, और एक शब्द आपको मैं और बताना चाहूंगा, 5 घंटे तक गुलबर्ग सोसाइटी में भयानक कांड होता रहा और मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी, क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? कम से कम अभी भी देश के लोगों के सामने सच बोलिए, सच बोलिए सुधांशु जी। देखिए, घटनाओं के बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे, पर देखिए कांग्रेस की तरफ से कैसा विचित्र तर्क है। जब हम प्रतिपक्ष में थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, तब भी दंगे हमारी वजह से हो रहे थे, ठीक। और 2002 में गुजरात में हम सत्ता में थे तो भी दंगे हमारी वजह से हो रहे थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जहां हमारी कोई हैसियत नहीं थी, वहां भी हमारी वजह से हो रहे थे। इसलिए इनकी ये बात कितनी तर्क संगत है, वही अजीब बात है गुजरात। यह बात इनकी कितनी तर्क संगत है, यह साफ समझ में आता है कि कोई भी विषय हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपको येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के ऊपर आपको उसका दंगे का आरोप चस्पा करना है। इसलिए इसके बारे में देश की जनता बहुत कुछ समझ चुकी है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप उस बात को छोड़िए, आप सहानुभूति की बात करते हैं, आपने ये बात कहते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला। अरे मोदी जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नहीं थे, उनसे ऊपर 10 नेता थे उस जमाने में जिसकी आप बात कर रहे हैं। और आपके में राशिद मसूद ने 2014 में कहा कि मैं बोटी बोटी काट दूंगा मोदी जी की, और अगले दिन राहुल गांधी उसके गए पक्ष में प्रचार करने के लिए। राहुल गांधी सर्वोच्च नेता बोटी बोटी काटने के बयान के बाद गए करने के लिए। तो यह साफ दिखाई पड़ता है कि आपका सर्वोच्च नेतृत्व बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलने से लेके बोटी बोटी काटने वालों के साथ खड़ा होता है। संजय झा जी। अंजना जी, मैं सुधांशु जी को जवाब देना चाहूंगा इसमें बहुत जल्द से। देखिए, आपको याद है मोदी जी ने क्या कहा था? क्योंकि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक क्रिश्चियन थे, तो जानबूझ के उन्होंने उनका नाम दोहराया था, जेम्स माइकल लिंगडो। क्यों किया था? अब यही उम्मीद है मुख्यमंत्री से जो आज प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और बाय द वे, आप लोग जो राजीव गांधी जी का जो वक्त स्टेटमेंट था वो पेड़ का, वो 20 दिन के बाद जब दंगे बंद हो चुके थे दिल्ली में, उसके बाद कहा गया था। आप लोग झूठ बोलते हैं भारत के लोगों को कि जैसे राजीव गांधी के उस शब्दों ने बहकाया था लोगों को। ये गलत बात है, ये झूठ बात है, और आप जानबूझ के हमेशा लगातार उसी बात को दोहराते रहते हैं, क्योंकि आपका ये प्रचार नीति है कि झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, ताकि अंत में लोगों को उस पर विश्वास हो। गलत बात मत बोलिए आप लोग सांप्रदायिक राजनीति खेलते हैं, और योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, साध्वी, ये सब लोग इसका आज नमूना और बिल्कुल जो कहते हैं उदाहरण है, जिसको आज भी नरेंद्र मोदी जी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इन नेता को खुद मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी का क्या सांप्रदायिक सोच है, उनका क्या नजरिया है। यही सच्चाई है, और इसी के बारे में अमरजीत सिंह दोलात ने बोला है। ठीक है, मैं संक्षिप्त में जवाब देता हूं कि जेम्स माइकल लिंगडो में बगैर प्रीफिक्स, बगैर सफिक्स के तो इनको कुछ और नजर आ रहा है। और आप बोलते थे ओसामा जी, हाफिज साहब, उसमें कुछ नहीं था। और एक वाक्य और कहना चाहूंगा कि खुद सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बटाला हाउस इनकाउंटर के आतंकवाद के आरोपियों की घटना सुनकर श्रीमती सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं था। ये तथ्यात्मक बातें, और आप सीधे इससे ज्यादा घनघोर सांप्रदायिक राजनीति राष्ट्रवाद के खिलाफ जाकर करने का निम्न स्तरीय उदाहरण नहीं हो सकता जो कांग्रेस के सर्वोच्च स्तर से दिखाई दोलात पूछ रहे हैं। अमरजीत सिंह दोलात कांग्रेस पार्टी के कोई उम्मीदवार नहीं है।
वो इंडिपेंडेंट आजादी से पूछ रहे हैं, जिस तरह से संजय बारू एक समय आपको बिल्कुल आजाद संजय लगे जी ना, इसका भी उत्तर तो दे कम से दूं। कम ये समझिए कि ये भी बिल्कुल, आजाद है, सुधांशु जी, तो क्यों सुधांशु प्रश्न जी, पूछ रहे हैं हाँ, आप? जब आपको सूट यदि करता है तो पूर्व ठीक है। चीफ है अब वो, आपको पॉलिटिकल प्रश्न पूछा आदमी गया नहीं तो है। आप जवाब नहीं दे सकते हैं। सियासी आदमी नहीं है, ठीक है। यदि सुधांशु जी, आपको इसका जवाब, फिर पूर्व आपके पास राज आगे। चीफ की लिखी हुई बात ब्रह्म वाक्य लगती है तो सीबीआई के रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर मलय कृष्णधर ने लिखा है अपनी किताब में कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी सोनिया जी की जासूसी कराती थी क्योंकि उन्हें शक था विदेशी एजेंट है। बताइए आपने कार्रवाई की उनके खिलाफ? सवाल पर केजीबी जवाब की कोई नहीं रिटायर्ड देता, बस चीफ दूसरा जबलेना बात अल्बर्टस ने पढ़िए। लिखा है अपनी किताब में ये सोनिया जी के किताब बारे में पढ़िए। क्या क्या लिखा है। भारत के अरे लोग- केजीबी भारत की के किताब लोगों से मित्रोकिन्स मैं ये- आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड सुनिए, पार्ट 2 ये में लिखा किताब है पढ़िए। कि 70 के दशक में कांग्रेस के गुजरात कैबिनेट में मिनिस्टर जो हुआ, पैसा लेते उसकी थे रूस से। सच्चाई इस किताब आपने में उसको लिखा सच हुआ है। माना, इसलिए मनोज किताबों में मित्ता लिखी की बातों किताब पे में सच सच्चाई मांगने को लिखा हुआ जाएंगे है। तो संजय वो जी बहुत SIT समस्या की- होगी। SIT की 1989 में कमजोरी का बीबीसी सच टीवी ने ठीक है, एक सच्चाई फिल्म इसमें दिखाई लिखा थी हुआ जिसमें है। जवाहरलाल नेहरू के सुधांशु जी, एडविना माउंटबेटन से आप सच का रिलेशन बताए थे सामना आपने, क्या कीजिए। कार्रवाई एक की उसके सेकंड, खिलाफ? एक सेकंड, ठीक इतना है। किताबों में लिखा गया ठीक है है। पूर्व उनके द्वारा, तो आपने तो उस पे उसको तो कहा सब मोदी जी बकवास का है। सच्चाई और ये मुझे कुछ ब्रह्मवाद कहना है। है। जिसको लिखा मौका मिलता हुआ है है। वो सवाल दाग देता है, अपने सवाल जी, का अंजना जवाब जी। कोई नहीं देता है। मैं इस पर लौटूंगी, लेकिन जसरोटिया साहब आपके पास आते हुए अगर आप उस कदम से आगे बढ़ गए हो, आप निंदा आपने कर दी कि ये उन्होंने पूर्व रॉ चीफ ने लिखा है, ये ठीक नहीं है, हमें मिलकर निंदा करनी चाहिए। उसके आगे इतिहास के कई ऐसे सच होते हैं जिसको देश जानना चाहता है, तो आप ही इससे जरा जान ले, अगर आप उस वक्त पे जरा पलट कर ले जा सके हमें, जो संगीन इल्जाम वो देखिए। लगा रहे हैं। एक सेकंड सर, सवाल पूरा सुन लीजिए। ये सवाल इससे महत्वपूर्ण है कि आज भी पीडीपी पर यह इल्जाम लगता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट आवाजें हैं आप उनके साथ खड़े दिखते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड दिखते हैं। इस पर आपका जवाब, क्योंकि पूर्व रॉ चीफ की बातें इस ओर इशारा देखिए सबसे पहले तो मैं किसी की लिखी हुई किताब पर जो उसकी मनगढ़ंत एक कहानी कहूंगा, उस कहानी के ऊपर अगर मुझे जवाब देना है तो मैं ऐसे कहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी ने क्या कहानी पढ़ी और उस समय क्या उसकी सिचुएशन थी, इस पे मुझे जवाब देना बनता ही नहीं है। पीडीपी जो जमात यहाँ पर खड़ी है, ये तो जमात आपके यहाँ पर पास जो ये खड़ी की ऑप्शन गई है है, ना ये कि आप जमात उनके खिलाफ यहाँ के कोर्ट में लोगों जा के सकते हक और हैं। हकूक के लिए खड़ी की गई सर है। जसरोटिया जी, और आपके मैं जहां पास तक ये बात करता हूँ ऑप्शन ये है। कांग्रेस के प्रवक्ता की, ये लोग अगर आज सांप्रदायिक दंगों की और इनकी बात करते हैं तो मुझे लगता है ये पार्टी सबसे पहला दंगा तो इन्होंने करवाया था 47 में, जब इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। ये कहां से बात करेंगे? इनको तो बात करने का कोई हक ही नहीं है किसी भी चीज के ऊपर। और जहां तक बात, अगर आप हमारी बात अगर करते हैं तो हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने शायद सबसे आगे बढ़कर बीजेपी के साथ, अपनी जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी उनके साथ मिलकर इस स्टेट को आगे ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज किया। ये लोग इनको पच नहीं रही है इनको ये चीज। इसी कारण ये लोग इसी कारण ये लोग पाकिस्तान का झंडा हर जगह अरे लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान का जम्मू झंडा तो कश्मीर पर। आपके टाइम पर यहाँ पर था, लेकिन उस टाइम पे मीडिया दिखाता नहीं था। हमारे टाइम पर तो ये झंडे, शायद आपको इतिहास का पता नहीं है, कि आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं है। आपके भारत के लोग पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं जम्मू कश्मीर अब तो ये चंद झंडे चंद किसी रैली में पाए जाते हैं। और ये जो बात करते हैं कश्मीर के मुद्दे की, ये मुद्दा आप ही का, आपको ज्ञान नहीं है, मुद्दा आप ही का बनाया हुआ है। अगर आप सन 1987 में, अगर आप सन 1987 में इलेक्शन की रिगिंग ना करते तो आज कश्मीर का मुद्दा ना होता। अगर आप सन 1987 में यहां पर इलेक्शन की रिगिंग ना करते तो कश्मीर का मुद्दा ही ना होता। ये जो कुछ भी हमें आज देन मिली है कांग्रेस की देन है। आपकी आवाज थोड़ी नीचे है, जल्दी से वर्मा जी ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे एक कमेंट चाहती हूँ, आवाज इनकी नीचे कर दें, क्योंकि सब एक साथ बोले तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हर वक्ता को मैं शामिल करना चाहती हूँ। वर्मा साहब, पूर्व रॉ चीफ और उनकी नीयत को लेकर, उनकी बातों को लेकर सवाल खड़े, लेकिन ये ऑप्शन तो हमेशा इनके पास है कि कोर्ट जाइए, अगर वो कुछ गलत फैक्ट्स बता रहे हैं तो आप उनके खिलाफ केस कीजिए। जी हाँ, ये ऑप्शन है। हाँ, अगर ये लगता है कि गलत तथ्य पेश किए गए हैं, हाँ, या मोटिवेशन क्वेश्चनेबल है, जरूर कोर्ट में जाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर उस पर झगड़ने से बेहतर है अगर आपको वाकई लगता है कि उन्होंने कुछ गलत लिखा है या फैक्ट्स को इधर उधर करके, आप तो उनके खिलाफ, और उस वक्त वो आईबी चीफ थे जबकि बातें वो कर रहे हैं, पूर्व रॉ चीफ के रूप में पीएमओ में जो उनका स्टिंट रहा है उस वक्त की भी बातें तमाम वो लिख रहे हैं। इस देश की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण वजहों से ऐसी रही है जब किसी एक मुद्दे को एक शख्सियत के खिलाफ या उसके हक में उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इसीलिए एक बार फिर से जब पूर्व रॉ चीफ ने 2002 के वाजपेयी के दर्द का बखान किया तो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कह दी। हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या ये जो भूत है 2002 का वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा रहेगा? 43% कहते हैं हाँ, 57% कहते हैं नहीं। जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका सुधांशु त्रिवेदी जी। ये एक ऐसा भूत है जो पीछा न छोड़ रहा है न लगता है छोड़ेगा। उस पर मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये दंगा दो कारणों से बहुत अधिक हाईलाइट हो गया। एक, ये भाजपा शासित सरकार में
आज तक का हुआ एकमात्र बड़ा दंगा था। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये इलेक्ट्रॉनिक एरा का, जब ओपन मीडिया आ गया था, उस एरा में आने के बाद का ये पहला दंगा था। तो इसको जितनी प्रकार की व्याख्या और कवरेज मीडिया के द्वारा मिली, उससे पहले दूरदर्शन का जमाना होता था और आकाशवाणी का जमाना होता था, सरकारी नियंत्रित मीडिया था, तो वो चीजें उतना प्रकाश में नहीं आती थी। और दूसरा, मैंने कहा भाजपा शासित तो जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास में एक वामपंथी रुझान का वर्ग था, जो कि सोद्देश्य लगा रहता था, उसने भी इसको हवा देने में काफी भूमिका अदा की, इसलिए ऐसा वातावरण बना। वक्त की कमी है, मुझे बीच में ही आपको रोकना पड़ रहा है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में। सर वक्त की कमी है, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन कुल मिलाकर ये सोचना जरूरी है कि रॉ चीफ वाजपेयी जी का दर्द को बयां कर रहे हैं। कोर्ट ने क्लीन चिट तमाम मामलों में दे दिया है, लेकिन उस दर्द का क्लीन चिट क्या कभी बीजेपी को मिल पाएगा इस मुद्दे पर? और इसी के साथ ये उस वक्त के तमाम नेताओं और मंत्रियों का भी बीजेपी में कहना था कि क्या 2002 की ही वजह से हम हार गए 2004 में वाजपेयी जी के वक्त में। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करूंगी, आप देखते रहिए।